Hello everybody, welcome back to my channel Educational Panacea. My name is भानु प्रताप. So guys, जो लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ बनाई थी उसके अंदर मैंने आपके साथ पार्ट 1 डिस्कस किया था एम्प्लॉइज कॉम्पेंसेशन एक्ट का, जिसके अंदर मैंने आपके साथ डेफिनेशंस डिस्कस की थी सेक्शन 2 की. तो आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो हम एम्प्लॉइज कॉम्पेंसेशन एक्ट की सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 4A डिस्कस करेंगे. और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए. और इसमें जो मेरे चैनल पे आपका कंटेंट है वो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है जो कि एलएलबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो ईपीएफओ का एग्जाम देने वाले हैं, यूपीएससी का भी जो अक्टूबर में एग्जाम होने वाला है. आप मेरे चैनल के लोगो पे क्लिक करिए, वहां पे आपको टॉप पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा. वहां प्लेलिस्ट में आपको लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉस की प्लेलिस्ट मिलेगी, जहां पे आपको सारे के सारे एक्ट पूरे कंप्लीट विद प्रॉपर सेक्शन सबसेक्शन सब आपको एक जगह मिल जाएगा. और लेटेस्ट में मैंने अभी ईएसआई एक्ट की 9 वीडियोस बनाई थी और कोड ऑन वेजेस की 6 वीडियो की सीरीज आपको लेटेस्ट में मिल जाएगी. उसके अलावा फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इंडस्ट्रियल स्टैंडिंग ऑर्डर, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस, पेमेंट ऑफ बोनस, पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी, सारी चीजें आपको एक जगह कंसोलिडेटेड मिल जाएगी. आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. तो आप जरा बिना देरी किए काम शुरू करते हैं. सेक्शन 3 देखिए, सेक्शन 3 एम्प्लॉयर की लायबिलिटी पे बात करता है. एम्प्लॉयर की लायबिलिटी पे बात करता है कि अगर एक एम्प्लॉय को इंजरी हो जाती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो उसको कॉम्पेंसेशन पे करना पड़ता है. अगर एक एम्प्लॉय को किसी भी किस्म की इंजरी हो जाती है, वो इंजरी किसी एक्सीडेंट की वजह से हुई है और वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुई है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुई है, तो उस केस के अंदर उस बंदे को कॉम्पेंसेशन पे करने की जो जिम्मेदारी है वो आपकी एम्प्लॉयर के ऊपर है. ऐसा कहता है आपका सेक्शन 3. मगर सेक्शन 3 एक और चीज कहता है कि अगर एम्प्लॉय अपनी गलती से एक्सीडेंट करवाता है, अगर एम्प्लॉय अपनी गलती से किसी किस्म का इंजरी करवाता है, तो उस सूरत हाल में एम्प्लॉयर को पैसा देने की जरूरत नहीं है. क्लियरली लिखा है कि एम्प्लॉयर शैल नॉट बी लायबल. अब वो कौन कौन सी सिचुएशन है जहां पे एम्प्लॉयर लायबल नहीं होता उसके बारे में आते हैं. एम्प्लॉयर नॉट लायबल, कुछ ऐसे सिनेरियोस बताता हूं सेक्शन 3 के अंदर. पहला सिनेरियो, जिस टाइम पे एक्सीडेंट हुआ एम्प्लॉय वाज ड्रंक, या फिर ड्रग्स ले रखी थी उसने, नशे में था, पूरा दारू पी के आया हुआ था, एकदम होश में नहीं था, एक्सीडेंट करवा बैठा, फैक्ट्री में उंगली हाथ मतलब मशीन में उंगली चली गई, उंगली कट गई, इंजरी हुई. एम्प्लॉयर क्यों लायबल होगा भाई? एम्प्लॉय ने गलती करी है. दूसरा, willful disobedience of safety orders. सेफ्टी ऑर्डर्स, भाई एम्प्लॉयर ने कह रखा है कि फैक्ट्री में सबको ये पर्टिकुलर सेफ्टी के जो प्रोविजन है वो फॉलो करने हैं, और उस प्रोविजन का एम्प्लॉय जो है जानबूझ के विलफुल इंटेंशनली उस प्रोविजन को फॉलो नहीं करता और उसके बाद एम्प्लॉय को एक्सीडेंट हो जाता है, तो व्हाई द एम्प्लॉयर शैल बी हेल्ड लायबल. तो ये चीज, ये वो सिचुएशन है जहां पे एम्प्लॉयर शैल नॉट बी हेल्ड लायबल. सेक्शन 3 क्लियरली एम्प्लॉइज कंपेंसेशन एक्ट का ये मेंशन करता है. अगला केस, विलफुल रिमूवल और डिसरिगार्ड ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस, ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस. विलफुल रिमूवल और डिसरिगार्ड ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस. फैक्ट्री के अंदर एम्प्लॉयर ने सबको, केमिकल की फैक्ट्री है, सबको फेस मास्क दे रखा है हाई क्वालिटी का. ये बंदे, ये भाई साहब, टॉक्सिक फ्यूम्स निकलती है फैक्ट्री के अंदर, ये बिना फेस मास्क लगाए चले गए, इनको प्रॉब्लम हो गई सांस, जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई. क्या एम्प्लॉयर लायबल होगा? क्यों लायबल होगा? क्योंकि यहां पे उसने जानबूझ के उस सेफ्टी डिवाइस का डिसरिगार्ड किया है, जो सेफ्टी डिवाइस उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की सेफ्टी के लिए ही था, लेकिन उसने उसको फॉलो नहीं किया. तो फॉलो नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, लायबल नहीं होगा. तो ये थी कुछ ऐसी सिचुएशन जहां पे एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा. लेकिन वैसे जनरली अगर कभी कोई एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से एम्प्लॉयर को इंजरी हो जाती है और वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ, तो एम्प्लॉयर की लायबिलिटी सस्टेन होती है, एम्प्लॉयर की लायबिलिटी बनती है. अब इसी सेक्शन के अंदर देखिए, अगर एक एम्प्लॉयड है शेड्यूल 3 के कामों में. अब देखिए, शेड्यूल 3 क्या है वो समझ लीजिए पहले. शेड्यूल 3
लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज है। क्या है? लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज। जिन लोगों ने मेरी ईएसआई की वीडियो देखी होगी उनको पता होगा लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज क्या होता है। मैं फिर बता देता हूं। देखिए, ऑक्यूपेशनल डिजीज वो बीमारी होती है जब आप किसी एक फैक्ट्री में या किसी एक किस्म का काम करते हैं और उस काम को करने की वजह से जस्ट बिकॉज यू आर इन द ऑक्यूपेशन आपको वो बीमारी होगी। मान लीजिए फैक्ट्री की केमिकल की फैक्ट्री में काम करते हैं तो वहां पे धुआं जो टॉक्सिक फ्यूम्स निकलते हैं, आप उसकी वजह से आपको अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस का इशू हो गया, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो गई, टीबी की बीमारी हो गई। मान लीजिए आप ग्लास की फैक्ट्री में काम करते हैं तो छोटे छोटे शीशे के कण आपकी आंख में जाते रहे, आपको मोतियाबिंद हो गया, तो उस केस में वो जो बीमारी है दैट इज कॉल्ड ऑक्यूपेशनल डिजीज। तो ध्यान रखना कि ऑक्यूपेशनल डिजीज भी जो होती है उसके अंदर भी एम्प्लॉय को कंपेंसेशन देने की जिम्मेदारी एम्प्लॉयर की होती है। वो माना जाता है कि वो जो डिजीज है वो एम्प्लॉयमेंट इंजरी ही है, दैट इज नॉट सेपरेट। अगर वो एम्प्लॉय उस जगह पे काम करने नहीं आता तो शायद उसको वो बीमारी नहीं होती। दैट इज व्हाट द शेड्यूल 3 इज सेइंग कि शेड्यूल 3 लिस्ट मेंशन करता है इसी कानून के अंदर कि जो लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज है बहुत लंबी लिस्ट है, इसके 3 पार्ट है। पार्ट ए शेड्यूल 3 के अंदर ही, पार्ट बी और पार्ट सी, 3 पार्ट दिए हुए हैं। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। अब इसी के रिगार्डिंग सेक्शन 3 के अंदर कुछ बातें मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, ये कह रहा है कि पार्ट ए के अंदर काम करने वाला अगर कोई व्यक्ति है और उसको ऑक्यूपेशनल डिजीज हो जाती है, कौन सी डिजीज हो जाती है? ऑक्यूपेशनल डिजीज। या पार्ट बी में मिनिमम 6 मंथ तक कंटिन्यूअस काम किया हो, मिनिमम 6 मंथ तक कंटिन्यूअस काम किया हो। कितना? कंटिन्यूअस 6 मंथ तक काम किया हो, और उस केस में उसको अगर कोई ऑक्यूपेशनल डिजीज हो जाती है। अगला पार्ट सी, यहां पे अगर काम करते वक्त उसको कोई ऑक्यूपेशनल डिजीज हो जाती है तो उस केस में, ये तीनों ही केस में ध्यान रखना, शेड्यूल 3 के अंदर लंबी लिस्ट बनी हुई है। पार्ट ए में कौन कौन सी बीमारी है, आपको टॉक्सिक फ्यूम्स से, टॉक्सिक केमिकल से, आपको लेड से, आर्सेनिक से, फास्फोरस से, बहुत सारी लंबी लिस्ट है। तो वो आप गूगल पे जाके एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट का बेयर एक्ट डाउनलोड करना, वहां पे पीछे लिस्ट है, एक लंबी लिस्ट है, आप वो लिस्ट देख सकते हैं। तो उस केस में जो बीमारी हुई है, आपको जो भी डिजीज हुई है जिसको हम ऑक्यूपेशनल डिजीज कहते हैं, चाहे आपको टीबी हुआ हो, चाहे आपको अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई हो, चाहे आपको ब्रोंकाइटिस का इशू हो गया हो, तो वो सारी चीजें क्या कहलाएगी? इंजरी ही कहलाएगी। मतलब वो सेक्शन 3 के अंदर जो इंजरी है ना, उसी की डेफिनेशन में फॉल करेगी। दैट इज व्हाट दिस सेक्शन इज ट्राइंग टू से, कि वो इंजरी ही कहलाएगी। मगर क्या प्रूफ करना पड़ेगा? कि वो जो इंजरी हुई है, वो जो एक्सीडेंट हुआ है, वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ है, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट के दौरान हुआ है। ये चीज तो प्रूफ करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप किसी फैक्ट्री में, आप मेन फैक्ट्री में काम नहीं करते, आप एसी के कमरे में, आप अकाउंटेंट हो, आप एसी के कमरे में वर्क करते हो, कभी आपने धुआं देखा नहीं, कभी टॉक्सिक फ्यूम देखी नहीं, और कल को आपको कोई बीमारी होगी तो आपने कहा कि साहब मेरे को तो फैक्ट्री में काम करने की वजह से हुई। भाई, फैक्ट्री में अगर आपने काम किया है तो आपके काम से रिलेटेड काम ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से आपको बीमारी हुई। ये नहीं कि आप एसी के कमरे में बैठ रहे हो, आपने कभी कोई प्रॉब्लम देखी ही नहीं फैक्ट्री के अंदर, और स्टिल आपको कोई बीमारी हो रही है तो आप चाहते हो कि अब मेरा एम्प्लॉयर मुझे कॉम्पेंसेशन दे दे, इसलिए मैं उसको इंजरी बाय एक्सीडेंट प्रूव करा दूं। नो, इट शुड हैपन ड्यूरिंग द कोर्स और इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दैट इज अ नेसेसरी पार्ट ओवर हियर। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि कई बार जो हमारा एम्प्लॉय है ना, वो 2 जगह काम कर लेता है। 2 जगह काम करने से मेरा मतलब है कि वो 1 और मोर एम्प्लॉयर के अंडर काम कर लेता है। हमारा एम्प्लॉय, मान लीजिए हमारा एम्प्लॉय 1 और मोर एम्प्लॉयर के अंदर है, ठीक है, और वो पार्ट सी वाले में काम करता है। ये शेड्यूल 3 के ही रिगार्डिंग में बात कर रहा हूं। पार्ट सी के वो 1 और मोर एम्प्लॉयर के अंदर काम करता है, तो उस केस के अंदर उसको क्या माना जाएगा? उसको इंजरी, ये डिजीज ही मानी जाएगी। मान लीजिए अगर उसको वहां पे डिजीज हुई जो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, तो उसको भी इंजरी बाय एक्सीडेंट ही माना जाएगा। इंजरी बाय एक्सीडेंट ही माना जाएगा। पॉइंट समझ में आपको? कि भले ही आप पार्ट सी के अंदर 1 और मोर एम्प्लॉयर के अंदर काम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको डिजीज हो गई, डिजीज इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, तो वो कानून के अंदर इंजरी बाय एक्सीडेंट ही माना जाएगा, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं। अगली बात, इसी के कंटिन्यूएशन में भी सेक्शन 3 चल रहा है आपका, कि मान लीजिए एक एम्प्लॉयर है जो पार्ट बी में भी सर्व कर चुका है और जो पार्ट सी में भी सर्व कर चुका है। ये दोनों मैं शेड्यूल 3 के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं। किसके रिगार्डिंग बात कर रहा हूं? शेड्यूल 3 के, ठीक है।
शेड्यूल 3 क्या था? लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज। इसके कितने पार्ट थे? 3 पार्ट थे, ठीक है। तो पार्ट बी और पार्ट सी दोनों के अंदर काम कर चुका है, और उस केस के अंदर वो वन और मोर एम्प्लॉयर के अंदर है, एक से ज्यादा एम्प्लॉयर के अंदर काम कर चुका है, और उसको डिजीज कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, वो उसको बीमारी हो जाती है, बीमारी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुई है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुई है, ठीक है। सेम रूल, इसको क्या माना जाएगा? इंजरी बाय एक्सीडेंट। जब मैं कानून में ना आपको ये बोलूं ना कि माना जाएगा, तो हमेशा ध्यान रखना कि लॉ के अंदर ये वाला वर्ड लिखा होता है, डीम्ड। इट शैल बी डीम्ड टू बी एन इंजरी बाय एक्सीडेंट, कि माना जाएगा। जब कानून कहता है ना कि मानो या ना मानो, मानना ही पड़ेगा, तो दैट इज कॉल्ड डीम्ड। अगला, अब हमारा एम्प्लॉयर पार्ट सी में काम करता है और उसको वो डिजीज हो जाती है, और उसने वन और मोर एम्प्लॉयर के अंदर काम किया है। लेट सपोज उसने 2 एम्प्लॉयर के अंदर काम किया है, एम्प्लॉयर नंबर 1, एम्प्लॉयर नंबर 2। तो कौन लायबल होगा? दोनों लायबल होंगे। लॉ कहता है बोथ शैल बी लायबल, अपने अपने प्रोपोर्शन में। जिसने जितना, मतलब उसने जिसके यहाँ जितना टाइम काम किया उसके हिसाब से उस प्रोपोर्शन में लायबल होंगे, मगर बोथ लायबल होंगे। सेक्शन 3 इस बारे में कहता है। अब मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई नया इंडस्ट्री, कोई नया क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी को शेड्यूल 3 में ऐड करना है, किसी फैक्ट्री को शेड्यूल 3 में ऐड करना है, शेड्यूल 3 में ऐड करना है, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ये कर सकती है? द आंसर इज यस, ऐड कर सकती है, मगर कितने महीने का नोटिस देना पड़ता है? 3 महीने का नोटिस देना पड़ता है। ध्यान रखना भाई, किसी फैक्ट्री पे कोई कानून एप्लीकेबल करोगे तो बोलोगे ना, एटलीस्ट कुछ टाइम दोगे ना, तो 3 महीने का आप नोटिस दे दीजिए, आप बच जाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी कि जो भी डिजीज हुई है वो डायरेक्टली, ये वर्ड ध्यान रखना, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट से, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट से। मेरे कहने का मतलब, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई कि देखिए, आपको जो ऑक्यूपेशनल डिजीज हुई है, मान लीजिए आपको टीबी हो गया, या आपको अस्थमा की बीमारी हो गई, या आपको मोतियाबिंद हो गया, आपको कैटरैक्ट हो गया है, तो उस केस में ये चीज आपको साबित करनी पड़ेगी कि साहब मेरे को उस एम्प्लॉयमेंट में रहने की वजह से कैटरैक्ट हुआ है, ना कि मेरे को जनरली माहौल में, मतलब घर में रहने से, या फिर मैं सोसाइटी में रहता हूं इस वजह से नहीं। स्पेसिफिकली, पेक्यूलियरली आपको ये चीज प्रूव करनी पड़ेगी कि साहब माय डिजीज, माय ऑक्यूपेशनल डिजीज इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, एट्रीब्यूटेबल मतलब रिलेटेबल, रिलेटेड टू माय एम्प्लॉयमेंट, कि अगर मैं शायद उस एम्प्लॉयमेंट में काम नहीं करता तो मेरे को वो बीमारी नहीं होती। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ओवर हियर। लास्ट चीज सेक्शन 3 की, उसके बाद हम सेक्शन 4 में आएंगे, और सेक्शन 4 सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है पूरे के पूरे एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्ट का। कि अगर आप ये सेक्शन पढ़ रहे हैं, तो चाहे आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो, चाहे आपका सब्जेक्टिव एग्जाम हो, किसी भी जगह पूरे इंडिया में लेबर लॉ आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, सेक्शन 4 यू हैव टू स्टडी एट एनी कॉस्ट। देखिए, अगर फर्ज करिए आपने एक सिविल सूट इंस्टीट्यूट कर दिया, जो एम्प्लॉय है उसने अपना डैमेजेस लेने के लिए, जो उसके इंजरी के हुए हैं, सिविल सूट कर दिया, तो क्या आपको यहां पे कॉम्पेंसेशन मिलेगा? नहीं मिलेगा, पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज, अगर आपने कमिश्नर के पास, इस वाले कानून के अंदर मैं कमिश्नर का प्रोविजन पढ़ाऊंगा आपको, कमिश्नर के पास आपने अपना क्लेम मारा, तो क्या आप सिविल सूट कर सकते हैं? नो। ध्यान रखना, सिविल सूट अगर आपने कर दिया तो यहां तो कॉम्पेंसेशन मिलेगा ही नहीं। अगर आपने कमिश्नर के पास क्लेम मार दिया तो आप सिविल सूट भी नहीं कर सकते, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आपका एग्रीमेंट हो चुका है, इंप्लॉयर का एग्रीमेंट इंप्लॉय से हो चुका है रिगार्डिंग द कॉम्पेंसेशन, रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन, चाहे वो लमसम हो, चाहे वो पीरियोडिकल पेमेंट हो, तो उस केस में भी आप सिविल सूट नहीं कर सकते। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यदि आप सिविल सूट कर चुके हो तो आपको कॉम्पेंसेशन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जब आपने सिविल सूट किया है कॉम्पेंसेशन लेने के लिए, तो आप यहां क्यों कॉम्पेंसेशन लेने के लिए आए हो। तो दिस इज योर सेक्शन 3। नाउ कमिंग अपॉन सेक्शन 4। सेक्शन 4 discusses the idea of amount of compensation. Section 4 discusses amount of compensation. यहां पे थोड़ा कैलकुलेशन का खेल है। मैंने आपको बताया था अभी लास्ट वीडियो के अंदर, अगर आपने मेरी अभी तक कोई भी लेबर लॉ की वीडियो नहीं देखी, आप पहले व्यूअर हैं,
तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, एक बार डिस्क्रिप्शन गाइस चेक कर लो। वहां पे लेबर लॉ से लेकर कंपनी लॉ, कंपटीशन लॉ, हर चीज की आपको लॉ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और जो कानून है कंप्लीट कानून है, ऐसा नहीं है कि आधा अधूरा मैंने छोड़ा है, कंप्लीट एक सीरीज करा के दी है मैंने। देखिए मैंने आपको 2020 की एक अमेंडमेंट बताई थी, जो मंथली वेज लिमिट है, जो मंथली वेजेस है, उसकी जो डेफिनेशन है, गवर्नमेंट ने उसको 8,000 से इंक्रीज करके 15,000 कर दिया। कितना कर दिया? 15,000 पर मंथ कर दिया। यहां तक गवर्नमेंट ने लिमिट सेट कर दिया। ध्यान रखना ये वाला पॉइंट, ये 2020 की लेटेस्ट अमेंडमेंट है, ठीक है। अब चलते हैं सेक्शन 4 में। देखिए सेक्शन 4 में कॉम्पेंसेशन को कैलकुलेट करना है, करते हैं। पहला केस, इंजरी हुई और हो गई डेथ। क्या हो गई साहब? चोट लगी, मौत हो गई। तो कॉम्पेंसेशन कितना मिलेगा? देखिए 50% ऑफ वेजेस। कौन से? मंथली। 50% ऑफ मंथली वेजेस मल्टीप्लाइड बाय रेलिवेंट फैक्टर। अब ये क्या है रेलिवेंट फैक्टर? सर ये वर्ड आपने क्यों लिखा? ये वाला वर्ड जो है ये मेंशन है हमारे इस कानून के शेड्यूल 4 में। किसमें मेंशन है? शेड्यूल 4 में। ऑब्जेक्टिव पेपर आए, रेलिवेंट फैक्टर कहां मेंशन है? शेड्यूल 4 में। अब ये रेलिवेंट फैक्टर क्या होता है वो समझा देता हूं। देखिए हर इंप्लॉय की एक लंबी लिस्ट बनी है कि अगर इंप्लॉय की उम्र 16 साल है, 17 साल है, 18 साल है, वहां से लेकर 65 साल तक। कहां तक? 65 साल तक का इंप्लॉय की अगर उसको इंजरी हो जाती है तो उस टाइम उसकी उम्र कितनी है, तो उसके सामने एक नंबर लिखा है उस लिस्ट में। अगर आपने ये शेड्यूल 4 नहीं देखा तो प्लीज गूगल पे जाइए, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्ट डाउनलोड करिए, और शेड्यूल 4 एकदम लास्ट पेज में आपको मिलेगा इस वाले कानून के। शेड्यूल 4 में लिखा है इस तरीके से, नंबर लिखे हुए मैं बता देता हूं आपको, 221.54, 220.50, 216.48, इस तरीके के रैंडम नंबर्स हैं उस बंदे की उम्र के रिगार्डिंग। जैसे अगर मान लीजिए बंदा 16 साल का, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं बस, मान लीजिए 17 साल का था, मान लीजिए 18 साल का था, कि जब उस बंदे का एक्सीडेंट हुआ है तो उससे पहले वाला जो बर्थडे है उससे उम्र काउंट करूंगा, आगे वाले से नहीं। मान लीजिए मेरा एक्सीडेंट जनवरी 2020 में हुआ है, तो मैं कितने साल का था, मेरा बर्थडे कब बीता, आखिरी बर्थडे कौन सा था, मेरी उम्र वहां से चेक करी जाएगी, ठीक है। कि मान लीजिए मैं, मेरा बर्थडे आता है नवंबर में, और नवंबर में मैं 21 साल का था, तो मेरी उम्र 21 साल हुई, तो मैं उस शेड्यूल 4 में जाऊंगा, जहां से रेलिवेंट फैक्टर चेक करूंगा, देखूंगा 21 साल के सामने क्या नंबर लिखा हुआ है। मैं अभी इसको कैलकुलेशन करके आपको बताता हूं, आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा। अब ये हुआ 50% ऑफ मंथली वेजेस इनटू रेलिवेंट फैक्टर। पहले थोड़ा मिटा देते हैं, अदरवाइज काम थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा यहां पे। 50% ऑफ मंथली वेजेस और 1,20,000, whichever is more, whichever is more। ये है केस नंबर 1। केस क्या है? जब इंजरी हुई, इंजरी से क्या हो गई? मौत हो गई। मौत हो गई तो कैसे चेक करना है? 50% वेजेस जो मंथली मिलते थे उस इंप्लॉय को, उसको मल्टीप्लाई कर दो रेलेवेंट फैक्टर से। रेलेवेंट फैक्टर कहां दिया हुआ है? शेड्यूल 4 में। इसका एक थंब रूल ध्यान रखना। क्या है ध्यान रखना? थंब रूल। थंब रूल, उम्र घटेगी इंप्लॉय की तो फैक्टर का नंबर घटेगा। क्या घटेगा? उम्र घटेगी इंप्लॉय की, फैक्टर का नंबर घटेगा। मोटा मोटा लॉजिक ये समझो, जितनी उम्र आपकी बढ़ती जाती है, सॉरी उम्र घटेगी नहीं, उम्र बढ़ेगी। उम्र बढ़ेगी इंप्लॉय की तो नंबर घटेगा। व्हाट आई एम सेइंग, कि जितनी ज्यादा आपकी उम्र होती है, आपकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस होते जाती है। कि आप 50 साल के हो तो माइट भी आप उतनी अर्निंग एज एन एम्प्लॉय नहीं कर पा रहे हो। आपकी जो, आप 30 साल में अगर आपको इंजरी होती तो आपके सामने जिंदगी के 30 साल पड़े थे और कमाने के लिए, मगर आपकी 50 साल में इंजरी होती है तो शायद आपके सामने जिंदगी में कमाने के लिए सिर्फ 10, 12, 15 साल ही बचे हुए थे। आपकी 60 साल में इंजरी होती है तो शायद आपके पास जिंदगी में कमाने के लिए 5 साल ही बचे थे। अगर आपकी 25 साल में इंजरी होती है तो शायद आपके पास कमाने के लिए 40 साल बचे थे। तो जितना कम उम्र उतना ज्यादा फैक्टर, मतलब जितनी कम उम्र उतना बड़ा फैक्टर, जितनी ज्यादा उम्र फैक्टर उतना कम। लॉजिक समझ में आ गया? थंब रूल है, उम्र बढ़ेगी फैक्टर घटेगा। क्या बोला मैंने? उम्र बढ़ेगी फैक्टर घटेगा। शेड्यूल 4 जाके चेक कर लेना, गूगल से डाउनलोड कर लो, आराम से आपको नंबर दिख जाएंगे। इस तरीके से सीक्वेंस लिखा है, 220, 218, 217, 216, 215, 190, 185, 170, 160। तो बढ़ती उम्र के साथ ये जो फैक्टर है घटता जाता है, ठीक है। अब इसका एक कैलकुलेशन करके समझा देता हूं, ये पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो मैं हूं 40 साल का, मैं कमाता था 10,000 पर मंथ, ठीक है। और 40 साल के मैं एक एग्जांपल दे रहा, ऐसा है नहीं,
मैं वरना वहां पे डेसिमल में तो थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाएगी। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं सिर्फ। वहां पे रेलेवेंट फैक्टर मैंने चेक किया, एग्जांपल है, ध्यान रखना ये नंबर एक्चुअली में नहीं है, सिर्फ एग्जांपल है। 200 है, 40 साल की उम्र के सामने 200 है, मतलब जब मेरा एक्सीडेंट हुआ उससे पिछला बर्थडे मैंने 40वां मनाया, तो मैं 40 साल का हूं, ठीक है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंजरी से हो गई मेरी मौत, 50% ऑफ वेजेस, मतलब 50% ऑफ 10,000, 50% ऑफ 10,000 इंटू 200, कितना हुआ? 50% ऑफ 10,000 हुआ 5,000, 5,000 को मैंने किया 200 से मल्टीप्लाई तो आया 10 लाख। कितना आया? 10 लाख और 1,20,000, ठीक है। अब दोनों को कंपेयर करो, कौन बड़ा है? लॉ में मैंने क्या पढ़ाया था? विच एवर इज मोर, उतना कॉम्पेंसेशन मिलेगा। 1,20,000 बड़ा है या 10 लाख बड़ा है? 10 लाख बड़ा है, ठीक है। तो कॉम्पेंसेशन कितना मिलेगा? 10 लाख मिलेगा। अब आपके दिमाग में आएगा सर यहाँ पे 1,20,000 की लिमिट क्यों दी हुई है? तो साहब 1,20,000 की लिमिट इसलिए दी है कि दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन, इससे कम तो कंपेंसेशन मिलता ही नहीं है। अगर इंजरी से मौत हो जाए, अगर इंजरी से डेथ हो जाए तो 1,20,000 से कम कंपेंसेशन तो आपको मिलेगा ही नहीं। तो दैट इज वाई 1,20,000, इसको हम कहते हैं मॉनेटरी थ्रेशोल्ड। क्या कहते हैं? मॉनेटरी थ्रेशोल्ड, कि इससे कम तो जाना ही नहीं साहब, मॉनेटरी थ्रेशोल्ड कहते हैं हम इसको। तो ये मैंने आपको एक कैलकुलेशन बता दी, इस तरीके से होता है। मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करके बता देता हूं। लेट सपोज मेरी उम्र है 30 साल, मैं कमाता हूं 12,000 रुपए, ठीक है, और मेरा रेलिवेंट फैक्टर है, लेट सपोज मेरा रेलिवेंट फैक्टर है 180, नहीं कम उम्र का ना, छोटी उम्र है तो रेलिवेंट फैक्टर और ज्यादा होगा, 250, नहीं 220 कर देते हैं, 220, ठीक है। अब देखिए कैसे कैलकुलेट करूंगा। 50% ऑफ मंथली वेजेस कितना है मेरा? 12,000, तो 50% ऑफ 12,000 इंटू में रेलिवेंट फैक्टर मल्टीप्लाई किया 220, 50% ऑफ 12,000 कितना होता है? 6,000, 6,000 इंटू 220, ये हुआ आपका 13,20,000, ये हुआ आपका 13,20,000, जो कॉम्पेंसेशन निकल के आया 13,20,000, और रुपीज 1,20,000, विच एवर इज मोर, जो भी बड़ा हो, जो भी हायर हो, कौन बड़ा है? 13,20,000, तो कॉम्पेंसेशन कितना मिलेगा? 13,20,000 रुपए का कॉम्पेंसेशन मिलेगा उस एम्प्लॉय को। कब? जब उसकी इंजरी से हो जाती है डेथ। तो दिस इज हाउ द कैलकुलेशन इज टू बी डन। ये कौन सा केस था? केस नंबर 1, जहां पे क्या हुई? इंजरी हुई, इंजरी से क्या हो गया? मौत हो गई। अब चलते हैं अगले केस पे। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं आपको न्यूमेरिकल के साथ समझा रहा हूं। अगला केस, साहब मुझे इंजरी हो गई, इंजरी से हो गया मेरा परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। 6 किस्म की ऐसी डिसेबलमेंट है जिसको परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट कही जाती है। मोटा मोटा समझ लीजिए, अगर आपको इसकी डेफिनेशन नहीं पता, मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया और ईएसआई एक्ट में भी डिस्कस किया, वहां से मेरी वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक। परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट का मतलब है कि आपको इनकैपेसिटेट कर दिया गया, अब आप किसी भी काम को करने के लायक नहीं है साहब, तो आपकी जो लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी होती है ना, वो 100% हो जाती है। तो यहां पे जो कॉम्पेंसेशन मिलेगा वो मौत से भी ज्यादा मिलेगा। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर मौत से भी ज्यादा कॉम्पेंसेशन यहां कैसे बन सकता है? तो लॉजिक समझ लो। यहां पे जब आप जिंदा हो और आप कमा भी नहीं सकते, आप 1 रुपया नहीं कमा सकते, तो एक तरीके से आप बोझ बन गए ना, तो आपका भी तो खर्चा है। अगर आप मर जाते तो आपका खर्चा तो नहीं बचता, मतलब आपका खर्चा तो नहीं लगता, आप चले गए दुनिया से, तो आपका आपके डिपेंडेंट को मिलता। मगर आप मरे नहीं हो, आप जिंदा हो, तो आपको जो मेंटेन कर, क्योंकि आप परमानेंटली डिसेबल हो चुके हो, तो आपकी मेंटेनेंस की भी तो कॉस्ट लगेगी। आपको मेंटेन जो भी आपका डिपेंडेंट करेगा, आपको संभाल के रखेगा, तो उसका खर्चा लगेगा ना। तो इसलिए थोड़ा उस पॉइंट ऑफ व्यू को कंसीडर करके यहां पे कंपेंसेशन ज्यादा रखी गई है। देखते हैं, 60% ऑफ मंथली वेजेस मल्टीप्लाइड बाय रेलिवेंट फैक्टर। वहां पे कितना था साहब? 50%। यहां कितना है? 60%। वहां पे मॉनेटरी थ्रेशोल्ड भी थी 1,20,000, यहां देखो कितनी है? 1,40,000 और 1,40,000। विच एवर इज मोर, विच एवर इज मोर,
इसको आप हायर भी लिख सकते हो कि जो बड़ा है, ठीक है। सेम फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला? 30 साल उम्र है मेरी, ठीक है, 10,000 मैं कमाता हूं महीने का, 30 साल पे रेलिवेंट फैक्टर मान लीजिए अमाउंट 200 एज्यूम कर लेते हैं, एजम्पशन ही है, एग्जैक्ट अमाउंट कुछ 220, 225, 222.54 इस तरीके से होती है, तो थोड़ा डेसिमल में कॉम्प्लिकेटेड नंबर आते हैं, मैं थोड़ा इजी रखने के लिए करता हूं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे अपन लोग? 10,000 फॉर्मूला लगाते हैं, 60% ऑफ 10,000 इंटू में 200, कितना आया? 60% ऑफ 10,000 6,000 इंटू में 200, कितना कॉम्पेंसेशन बन गया? 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, और 1,40,000, कितना? 1,40,000, विच एवर इज मोर, कौन बड़ा है इसमें? 12 लाख, तो कॉम्पेंसेशन कितना मिला? 12 लाख रुपए। सेम फॉर्मूला लगाओ, ये सेम सिचुएशन में अब मैं आपको दिखाता हूं, इसी 30 साल की उम्र में मंथली वेजेस 10,000 है और रेलिवेंट फैक्टर 200 है, इसी फॉर्मूले के अंदर मैं आपको मौत करके दिखाता हूं तो कितना कैलकुलेशन बनेगा। डेथ में क्या था? 50% इंटू में 10,000, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, और यही रेलिवेंट फैक्टर है 200, कितना हुआ? 5,000 इंटू और 1,20,000, वहां पे 1,20,000 था, तो 5,000 को 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 लाख रुपए आता है, और 1,20,000 कौन बड़ा है? 10 लाख रुपए बड़ा है, तो कॉम्पेंसेशन कितना मिला? 10 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन मिला। देखिए यहां पे लॉजिक समझिए, आपको परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, सेम क्वेश्चन, सेम उम्र, सेम रेलेवेंट फैक्टर, सेम मंथली वेजेस, 12 लाख कॉम्पेंसेशन ले गया बंदा, लेकिन वहीं पे बंदा मरता तो 10 लाख की कॉम्पेंसेशन मिलती। दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स, कि परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट होती है तो उस केस में कॉम्पेंसेशन का अमाउंट एक हायर एंड पे रखा गया है, थोड़ा ज्यादा रखा गया, और गवर्नमेंट चाहे तो इस लिमिट को भी चेंज कर सकती है। ये जो 1,40,000 या 1,20,000 आप यहां देख रहे हो ना, इसको गवर्नमेंट बढ़ा सकती है। मोटा मोटा इस तरीके से समझो, मौत होगी तो 1,20,000 से कम तो कॉम्पेंसेशन मिलना ही नहीं है, और परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट होगी तो 1,40,000 से कम तो कॉम्पेंसेशन कभी मिलना ही नहीं है। दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन, इससे कम कभी नहीं मिलेगा। अगला, लेट सपोज आपको परमानेंट डिसेबलमेंट तो हुआ मगर पार्शियल वाला हो गया साहब, क्योंकि परमानेंट भी दो किस्म की होती है, टोटल और पार्शियल। तो टोटल में तो 100% अर्निंग कैपेसिटी लॉस हो जाती है, लेकिन पार्शियल में ऐसा नहीं होता, पार्शियल में कभी 50%, कभी 40%। तो इसमें लॉजिक सिंपल है, ज्यादा कुछ हमें घुमाना नहीं है इसको, इसको इस तरीके से करना है आपको। सिंपल जो आपने फॉर्मूला लगाया है अभी तक डिसेबलमेंट का, वो डिसेबलमेंट का फॉर्मूला लगाइए, और जितना परसेंट लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी उतने परसेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेट सपोज आपका कंपेंसेशन डिसेबलमेंट का 10 लाख बना, ठीक है, तो 10 लाख तो हमने 100% एज्यूम करने पे किया ना, क्योंकि परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट में लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी कितनी होती है? 100% एज्यूम करने पे। 100% तो आपका नहीं हुआ ना डिसेबलमेंट। आप क्या करोगे, आपका डिसेबलमेंट मान लीजिए 40% हुआ, तो 10 लाख को 40% से मल्टीप्लाई कर दो, 4 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन बन गया। आपका डिसेबलमेंट 30% हुआ, 10 लाख को 30% से मल्टीप्लाई कर दो, 3 लाख बन गया। मतलब नॉर्मल आप कैलकुलेट करो परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट की तरह, और जितना आपका लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी हुई, क्योंकि यहाँ पे आपको टोटल डिसेबलमेंट नहीं हुई, आपको पार्शियल डिसेबलमेंट हुआ है। पार्शियल डिसेबलमेंट का मतलब है कि आपको 30%, 40%, 10%, 7%, 11%, 14% इस तरीके की डिसेबलमेंट हुई है, कंप्लीट नहीं आपकी अर्निंग कैपेसिटी खत्म हुई है। तो आप नॉर्मल फुल वाले से, जो अभी फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया ना टोटल डिसेबलमेंट का, उससे कैलकुलेट कर लो और उसको जितना परसेंटेज हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर लो। मगर एक चीज ध्यान रखना कि कहीं आपको 2-3 पार्शियल हो रखी हो, मतलब कि मान लीजिए 40% वाला एक आपको पार्शियल हो रखा है, एक 40% वाला, एक 40% वाला, तो ये नहीं कि 120% कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा, ये नहीं कि इसको 120% से मल्टीप्लाई कर दो, मैक्सिमम इतना रहेगा। मतलब कि मैक्सिमम हमेशा टोटल डिसेबलमेंट में जितना कॉम्पेंसेशन बनाया ना, उससे ऊपर तो कभी जाना ही नहीं है। ये तो आप अपने दिमाग में बात बिठा के चलो, उससे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका पार्शियल डिसेबलमेंट के केस में आपको क्या मिलेगा, ये लॉजिक है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए, लेट सपोज कि आपको पार्शियल में कितना लॉस ऑफ अर्निंग हुई है, ये शेड्यूल में मेंशन ही नहीं है, ठीक है, ये आपको पता ही नहीं है कि कितना आपका लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी हुई है, तो वो आपका मेडिकल प्रैक्टिशनर परसेंटेज डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा?
मेडिकल प्रैक्टिशनर, डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपका जो एक्सीडेंट हुआ है, जो इंजरी आपको हुई है, उस इंजरी की वजह से आपकी जो लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी हुई है वो कितनी लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी हुई, ये आपका डिसाइड कौन करेगा? मेडिकल प्रैक्टिशनर। लेकिन ये तब डिसाइड करेगा जब वो लिस्ट में ना हो, जो शेड्यूल है ना, शेड्यूल के अंदर ना हो, तब वो डिसाइड करेगा। अगर वो शेड्यूल 1 में दिया हुआ है, ध्यान रखना, शेड्यूल 1 के अंदर 2 पार्ट है। पहला पार्ट है पार्ट ए। पार्ट ए डिसाइड करता है, जो पार्ट 1 है वो परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट का है, पार्ट 2 परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट का। एकदम दिमाग में इस बात को बिठा लो आप लोग। अगली चीज, हमें परमानेंट वाला डिसेबलमेंट हो गया, हमारी मौत भी हो गई। टेम्पोररी तो हमने डिस्कस ही नहीं किया। नाउ अगला पॉइंट है टेम्पोररी का। टेम्पोररी डिसेबलमेंट हो गई, भले ही टोटल भले ही पार्शियल, टेम्पोररी है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे मिलेगी हाफ मंथली पेमेंट। हाफ मंथ की नहीं, हाफ मंथली पेमेंट। हाफ मंथली मतलब 15-15 दिन पे पैसा मिलेगा आपको, ठीक है। और वो अमाउंट कितना होना चाहिए? ऑफ द सम इक्विवेलेंट टू 25% ऑफ मंथली वेजेस। मतलब कि 15-15 दिन पे पेमेंट मिलेगी, और कितनी मिलेगी? 25% जो मंथली वेजेस आपका बनता था उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलेगा। कितना? 25% ऑफ द मंथली वेजेस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्पोररी डिसेबलमेंट है, दिमाग में बिठा लो, यहां पे कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं है, सिर्फ परसेंटेज है। किसकी? मंथली वेजेस की। कितनी है? 25% है। मंथली पेमेंट करनी है, हाफ मंथली पेमेंट करनी है, हाफ मंथली पेमेंट करनी है। हाफ मंथली पेमेंट का मतलब क्या हुआ कि 15-15 दिन पे, मतलब 16वें दिन पे पैसा दिया जाएगा आपको। ये चीज यहां पे कही जा रही है। अगली बात, देखिए, लेट सपोज आपकी इंजरी आउटसाइड इंडिया हुई है, ठीक है। आपकी इंजरी आउटसाइड इंडिया हुई और आपको कॉम्पेंसेशन अभी इंडिया में देना है, ठीक है। अब इंडिया में कितना कॉम्पेंसेशन है वो देखा जाएगा। तो उस केस में हम ये भी कंसीडर करेंगे कि आपको आउटसाइड इंडिया, लेट सपोज आपको यूएस में आपका इंजरी हुई, आप जॉब पे थे, ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट थे, यूएस में आपको कितना कॉम्पेंसेशन ऑलरेडी मिल चुका है उसको हम एडजस्ट कर लेंगे। ध्यान रखना, ये नहीं कि यूएस में भी कॉम्पेंसेशन लेके आ गए और इंडिया में भी कॉम्पेंसेशन लेके आ रहे हैं। जितना आपका मैक्सिमम बनता है मिलेगा तो आपको उतना ही। अगर यूएस में मान लो आपको 15 लाख बनता है और आप यूएस में आप ऑलरेडी 5 लाख कॉम्पेंसेशन रिसीव कर चुके हो, तो यहाँ आके दोबारा 15 लाख मत ले लेना, यहाँ आके सिर्फ 10 लाख ही मिलेगा, रिड्यूस्ड अमाउंट ही मिलेगा। ये चीज ध्यान रखना आप लोग। अब सेक्शन 4 का आखिरी पॉइंट, जिसके बाद ये सेक्शन खत्म हो जाएगा, कि ये जो हाफ मंथली पेमेंट है ये कब पेएबल होगी। ये जो हाफ मंथली पेमेंट है जो टेम्पोररी डिसेबलमेंट में होती है, ये पेएबल कब होगी, पैसा कब दिया जाएगा? ये पैसा दिया जाएगा ऑन द 16th डे, ऑन द 16th डे, ऑन द 16th डे from the date of disablement, from the date of disablement, from the date of disablement। पॉइंट नंबर 1, ये तब जब डिसेबलमेंट 28 दिन या उससे ज्यादा की चले। मतलब कि अगर आपको कोई ऐसा चोट लगा है जिसमें आपको 28 दिन या ज्यादा से बेड पे रहना पड़ेगा, तो उस केस में जहां एक्सीडेंट हुआ है वहां से 16वें दिन, कितने दिन? 16th डे। कौन सा माह? 16th डे पे आपको हाफ मंथली पेमेंट और उसके बाद हाफ मंथली पेमेंट आपको मिलती रहेगी। ये तब का केस है जब आपकी इंजरी ऐसी है जब जो 28 दिन से ज्यादा टिकेगी। अगला केस, अगर आपकी इंजरी 28 दिन से लेस, 28 दिन से कम वाली है, लेस देन 28 डेज है आपकी। एक सेकंड रुक जाइए, हाँ, लेस देन 28 डेज वाली आपकी इंजरी है, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले 3 दिन वेट करेंगे। एक्सीडेंट के बाद 3 दिन वेट करेंगे। क्यों वेट करेंगे बता देता हूं। सेक्शन 3 के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैं आपको बताना भूल गया, कि जब अभी आपको कोई ऐसी इंजरी होती है जो 3 दिन से ज्यादा ना टिके, कितनी? 3 दिन से ज्यादा ना टिके, तो कोई कॉम्पेंसेशन देने की जरूरत नहीं होती। यार 3 दिन की चोट लगी है, 3 दिन की चोट में आप कॉम्पेंसेशन लोगे, तो अगर आपकी इंजरी 3 दिन से ज्यादा टिकती है ना, तो आपको कोई कॉम्पेंसेशन नहीं देना पड़ता। तो अगर आपकी इंजरी किस तरीके की जो 28 दिन से कम में ठीक हो जाएगी, तो पहले तो हम 3 दिन वेट करेंगे डिसेबलमेंट की डेट से, और उसके बाद हम अपना पेमेंट जो आपका वेट है वो आपका 16th डे पे पेमेंट कर देंगे डिसेबलमेंट
का जो भी आपका हाफ मंथली पेमेंट बनता है। तो पहला वेटिंग पीरियड 3 दिन का होगा। 3 दिन का कौन से केस में? जब आपकी जो बीमारी है, जो आपका डिसेबलमेंट है, वो 28 दिन से कम की हो, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपकी हाफ मंथली पेमेंट का रूल है। अब फर्ज करिए कि आपने लमसम में कोई अमाउंट रिसीव किया हो ऑलरेडी एम्प्लॉय के साथ एग्रीमेंट में, तो क्या वो एडजस्ट होगा? नहीं होगा, बिल्कुल होगा, डिडक्ट किया जाएगा। जितना आपने किया आपको एडजस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो पैसा मिला है, कि मान लीजिए आपकी टांग टूट गई थी, तो उसके अंदर जो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसा दिया गया है, उसको हम कंपेंसेशन नहीं मानेंगे, ध्यान रखना। इसको आप ये मत मान लेना कि ये पेमेंट है भैया जो कंपेंसेशन के लिए मिली गई है, इसको नहीं माना जाता कंपेंसेशन। जो भी अलाउंस जो एम्प्लॉयर से रिसीव हुआ है एम्प्लॉय को, जो उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, वो पेमेंट नहीं मानी जाती कंपेंसेशन की। अगली बात, अगर एम्प्लॉय ने अपना कोई खर्चा किया है, एम्प्लॉय ने अपने इलाज पर अपना खर्चा किया, तो एम्प्लॉय को वो खर्चा रिम्बर्स करा दिया जाता है। रिम्बर्स कराने का मतलब होता है पैसे की भरपाई कर देगा। कौन भरपाई करके देगा? एम्प्लॉयर भरपाई करके देगा। कौन करके देगा? एम्प्लॉयर भरपाई करके देगा, ठीक है। अगली चीज, लेट सपोज आपकी हाफ मंथली पेमेंट जब बनती थी 15-15 दिन पे, उससे पहले आप ठीक हो गए। मान लो इस महीने आप 15-15 दिन पे आपकी बनती थी, आप 7 दिन में, 8 दिन में ठीक हो गई। तो 8 दिन में ठीक होने के बाद आपको पूरे 15 दिन का पैसा थोड़ी मिलेगा, आपको 8 दिन के अकॉर्डिंग जो भी प्रोपोर्शनेट अमाउंट होगी वो मिल जाएगी। 15-15 दिन पे, मान ली इस 15 दिन में स्लॉट बता देता हूं। अप्रैल 15 दिन के कितने स्लॉट होंगे? 2 स्लॉट। मई 15 दिन के कितने स्लॉट होंगे? मैं एज्यूम कर रहा हूं 30 दिन वाले, 2 स्लॉट। जून 15 दिन के कितने स्लॉट हैं? 2 स्लॉट। अब देखिए कैसे चलेगा। हाफ मंथली पेमेंट डिसेबल थे पूरे 15 दिन, हाफ मंथली पेमेंट डिसेबल थे, हाफ मंथली पेमेंट डिसेबल थे। अब ठीक हो गए साहब, यहां पे 8वें दिन ही ठीक हो गए। तो 8 दिन तक तो डिसेबल थे ना, तो इसके अकॉर्डिंग जो भी प्रोपोर्शनेट बनेगा, 15 दिन के हिसाब से जितना पैसा, उसको डिवाइड कर देंगे 8 दिन के हिसाब से, तो वो पैसा तो मिलेगा पूरे 15 दिन का, इस वाले जून में नहीं मिलेगा, क्योंकि उससे पहले आप ठीक हो चुके हो, आपकी जो डिसेबलमेंट है वो सीज हो चुकी है, वो खत्म हो चुकी है। तो ये वाला पॉइंट आप ध्यान रखना, ठीक है। लेट सपोज इंजरी के बाद, मतलब इंजरी के दौरान, इंजरी जो थी उसके दौरान आपकी डेथ हो जाती है, तो एक फ्यूनरल एक्सपेंस जरूर मिलता है। क्या मिलता है? फ्यूनरल के लिए मिलता है पैसा 2500 रुपए, जो भी एल्डेस्ट सर्वाइविंग मेंबर होता है। कौन होता है? एल्डेस्ट सर्वाइविंग डिपेंडेंट या मेंबर ऑफ द फैमिली। एल्डेस्ट सर्वाइविंग डिपेंडेंट, एल्डेस्ट सर्वाइविंग डिपेंडेंट, जो भी एल्डेस्ट सर्वाइविंग डिपेंडेंट है उसको 2500 रुपए फ्यूनरल के लिए दे दिए जाएंगे उस बंदे के। ये आपका सेक्शन 4 खत्म हो गया। अब आज का लास्ट सेक्शन मैं आपको करा देता हूं, सेक्शन 4A, जिसके बाद आपकी आज की क्लास रैप हो जाएगी। सेक्शन 4A में ज्यादा कुछ नहीं है। सेक्शन 4A का पहला पार्ट बोलता है कि देखिए, जो कंपेंसेशन सेक्शन 4 के अंदर जब जिस भी टाइम ड्यू हो गया, वो एम्प्लॉयर को पे करना पड़ता है, क्योंकि वो एम्प्लॉयर की लायबिलिटी होती है। मान लीजिए एम्प्लॉयर उस लायबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मान लीजिए एम्प्लॉयर उस लायबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, एम्प्लॉयर उस लायबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो जितना वो एक्सेप्ट कर रहा है, जितना वो एक्सेप्ट कर रहा है उतना ही वो डिपॉजिट करा दे, कोई दिक्कत नहीं है। किसके पास? कमिश्नर के पास। मान लीजिए एम्प्लॉयर ने बोला कि नहीं नहीं, मेरा तो 8 लाख रुपए की कॉम्पेंसेशन बनता है और एक्चुअली में 12 लाख बनता है, तो 8 लाख आपने बोला ना, तो 8 लाख डिपॉजिट करा दो। किसके पास डिपॉजिट करा दो? कमिश्नर के पास। कमिश्नर पे आऊंगा मैं जब चौथी वीडियो बनाऊंगा इसकी, अभी तो सेकंड वीडियो है, पार्ट नंबर 2 है, चौथी वीडियो में बताऊंगा। अगला, अगर मान लीजिए उसने लेट कर दिया पैसा देने से, पैसा नहीं दे रहा एम्प्लॉयर, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी उसे देना पड़ता है 12% पर एनम के हिसाब से। जो भी शेड्यूल्ड बैंक का लेंडिंग रेट है, 12% पर एनम के हिसाब से उसे इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड नहीं, सिंपल इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ठीक है। अगर वो पैसा देने में आनाकानी कर रहा है, एम्प्लॉयर पैसा देने में डिफॉल्ट कर रहा है। उसके बाद कंपेंसेशन के अलावा, प्लस कंपेंसेशन के अलावा 50% तक उस पर फाइन भी मारा जा सकता है, पेनल्टी की फॉर्म में। एम्प्लॉयर पे कौन मारेगा? आपका गवर्नमेंट मारेगी, कमिश्नर उस पर चार्ज करेगा, लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना जरूरी है। मतलब एम्प्लॉयर को एक बार उसकी बात सुनी जाएगी कि क्यों उसने अभी तक पैसा जमा नहीं किया, क्यों उसने पैसा डिपॉजिट नहीं किया, तो वो उसको दिया जाएगा। तो ये पॉइंट जब भी ये ऑर्डर पास किया जाएगा
कि एम्प्लॉयर को इतना पेनल्टी देना, तो उसकी बात सुनी जाएगी। तो ये आपका हो गया सेक्शन 4A खत्म, जिसके साथ आज की वीडियो आपकी रैप हो गई। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी गाइस। तो प्लीज मेरे चैनल एजुकेशनल पैनासिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ईपीएफओ के जो भी स्टूडेंट्स हैं, मैंने पूरा कंटेंट डाला है मेरे चैनल पे, क्लिक करें, प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाएं, आपको लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ की सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है, खुद भी देखें, शेयर भी करें दोस्तों में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग अ प्रेशियस टाइम टू मी। थैंक यू वेरी मच।